आज हमारी स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स का पहला दिन है और आज से हम जो है एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम बिगनर्स के लिए स्टॉक मार्केट कोर्सेज, जिसके अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि स्टॉक्स क्या होते हैं, कंपनीज कैसे आईपीओ लेके आती हैं, इसके अलावा मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स कैसे होते हैं, एनएसई का क्या काम है, बीएसई का क्या काम है, सेबी किस तरीके से काम करती है, इसके अलावा फ्यूचर, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, करेंसीज, और एंड में हम जो है कोशिश करेंगे कि एक बेसिक, एक लेमन पब्लिक कैसे फंडामेंटली किसी स्टॉक को एनालाइज कर सकती है। तो सबसे बेसिक पार्ट जो है हमारे स्टॉक मार्केट में आते ही, किसी कोई भी पब्लिक जब स्टॉक मार्केट में एंटर करती है तो इंसान सीधे ट्रेड करना तो शुरू कर देता है, पर उसको ये नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट चीज क्या है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना आसान है, वो बात मैं भी मानता हूं, पर वो आसान इस तरीके से नहीं है कि आपने एप्लीकेशन खोली और आपने ट्रेडिंग करनी या किसी तरीके का सुन के इन्वेस्ट करना या कोई ऑप्शन बाय कर लेना। ये सब चीजें मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट इतना भी आसान नहीं है। आप जब समझदारी के साथ जो ये चीज लगाते हो, आपको कंसेप्ट पता है कि शेयर मार्केट का काम क्या है, तो मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से आगे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिक की बात करते हैं पहले, व्हाट इज शेयर मार्केट। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अ शेयर मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर कंपनीज टू रेज मनी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि पैसा रेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत कंपनीज के लिए स्टॉक मार्केट होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को अगर आप सरल भाषा में समझे तो ये एक तरीके का ब्रिज है, एक तरीके का पुल, जिसमें एक साइड पे, एक छोर पे खड़ा है इन्वेस्टर और दूसरे छोर पर खड़े हुए हैं कंपनीज, और एक इन्वेस्टर को कंपनी से मिलवाने का जो जरिया है वो है शेयर मार्केट। सबसे पहले कंपनीज के बारे में पता करते हैं कि ये कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में आती है, ये कंपनीज क्यों स्टॉक मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर सपोज मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी, इसका नाम दे देते हैं धारीवाल एंटरप्राइज, या फिर कुछ भी XYZ आप बोल सकते हो, एक कंपनी है। अब ये कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती होगी या किसी तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइड करती होगी, मैन्युफैक्चरिंग करती होगी। हम मान के चलते हैं कि ये धारीवाल एंटरप्राइजेज जो है वो एक तरीके से RO जो होते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, RO को प्रोडक्शन करती है। अब कोई भी चीज वो प्रोडक्शन करने के लिए लोग चावल के, गेहूं के, FMCG प्रोडक्ट्स के, बहुत सारी चीजों के प्रोडक्शन करता है। कंपनी सिम कार्ड बनाती है, टेलीकॉम बनाती है, गाड़ियां बनाती है। प्रोडक्शन करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है, अगर एक लाइफ साइकिल समझे हम, एक कंपनी का लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करता है, तो वो लाइफ साइकिल होता है कि जिसमें उसको सबसे पहले क्या करना होता है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना होता है। एक बार इसने रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लिया तो उसके बाद उस इंसान, उस कंपनी को प्रोडक्शन करना होता है। अब वो प्रोडक्शन के लिए क्या करेगी, पब्लिक हायर करेगी, मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मैन्युफैक्चरर्स। इसके बाद प्रोडक्शन एक बार हो गया तो कंपनी उसी सामान को मार्केट में ले जाके बेचेगी। अब सेल्स होगी तो ऑब्वियस ही बात है किसी तरीके का रेवेन्यू भी आएगा कंपनी का। अब ये रेवेन्यू वो है जो प्रोड्यूस्ड माल बेच के कंपनी पैसा इकट्ठा करती है अपनी कंपनी का। अब रेवेन्यू का जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये कंपनी का पैसा, मतलब कंपनी का प्रॉफिट है? नहीं। रेवेन्यू के बाद इस साइकिल में एक और स्टेज होती है जिसे बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। अब खर्चे कटेंगे, आपने पब्लिक हायर कर रखी होंगी, सैलरी जाएगी, आपने कोई मशीन इंपोर्ट कर रखी होगी तो उसका भी पैसा है, आपके पास किसी तरीके का उधार है, लेनदारी है, देनदारी है, वो सब चीजें कटेंगी। इसके अलावा सरकार को आपको टैक्सेस भी देने हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो ये सारे खर्चे कटने के बाद जो हाथ में बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट। ये कंपनी का एक मूल, एक प्रॉफिट है जो कि कंपनी बनाना चाहती है और बढ़ाना भी चाहती है। अब बढ़ाने के लिए कंपनी को नेट प्रॉफिट अपना, हर किसी कंपनी का एक ही टारगेट होता है कि वो नेट प्रॉफिट बढ़ाए, पर वो कंपनी को नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसा क्या करना होगा कि वो प्रॉफिट बढ़े। कुछ लोग बोलेंगे कि प्रोडक्शन ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा माल बेचेंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि खर्चे काट लेंगे, खर्चे काट के भी हो सकता है कि आपने हम बोलते हैं ना, जैसे ले ऑफ्स हो गए, IT सेक्टर में इस टाइम पे ले ऑफ चल रहे हैं बहुत सारे, आपने ले ऑफ कर दिए, बहुत सारे जने निकाल दिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बचा ली, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जगह एक किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप जो है कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट सबसे मेन जो रिलायबल रिसोर्स है, जो रिलायबल चीज है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोक्योर करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। और किसी भी तरीके के प्रोक्योरमेंट के लिए आपको क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए पैसा।
अब कंपनी को क्योंकि पैसा चाहिए, तो पैसा लेने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन, या तो कंपनी बैंक के पास ले जाए और बैंक से क्या ले ले, डेट। आज के टाइम पे अगर डेट की बात करें तो अगर अच्छा बिजनेस लोन चाहिए आपको तो 12 से 15% पे आपको लोन मिलेगा अगर सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड है तो इनकी दरें और आगे तक जा सकती हैं और ऊपर तक। दूसरा है कि आप कोई पर्सनल फाइनेंस करवाएं। पर्सनल फाइनेंस इन द सेंस आप फैमिली से या फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं, दूसरे लोगों से भी पैसा ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी मांग सकते हैं पैसा, पर ये भी क्या होगा एट द एंड, डेट। तीसरी चीज, अब जब डेट मतलब कि उधार इंसान को नहीं लेना, तो उसके पास, कंपनी के पास एक और तरीका है पैसे लेने का, वो है कि वो अपनी इक्विटी या फिर अपनी हिस्सेदारी बेच दे। हिस्सेदारी बेच दे मतलब मैंने और से आपको बताया कि सर मेरी धारीवाल एंटरप्राइज करके एक कंपनी है, हमने इतने सारे जो है आरओ यूनिट्स बनाए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स डाले हैं, मार्केटिंग के लिए हमने एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटी को हायर कर रखा है, बहुत कुछ काम चल रहा है और हमारे पास ऑलरेडी प्री ऑर्डर्स आ रखे हैं इतने सारे। मैंने सारी अच्छी चीजें इस बारे में आपको बताई और आपसे बोला कि आप मेरे को पैसा दे दो, आप मेरे को पैसा दोगे तो हम एक साथ मिलकर इस चीज को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं और मैं भी पैसा कमाऊंगा, आप भी पैसा कमाओगे और आपके लिए ये एक बहुत ही काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि नॉट टोटल विन विन बट हाफ विन विन सिचुएशन। हाफ विन विन सिचुएशन कैसे कि जो कुछ भी दिमाग, जो कुछ भी मेहनत करेगा वो मैं करूं, वो मेरी कंपनी है, मैं ही करूंगा। आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिर्फ मेरे को पैसा दो। अब आप मेरे को पैसा दोगे तो मैं उसको अपनी कंपनी में लगा के उसको और उठा भी सकता हूँ, उसको और बढ़ा भी सकता हूँ, ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। मेरे पास दिमाग भी है, मेरे पास प्लान भी है, पर मेहनत मेरी है, आपने क्या दिया, सिर्फ पैसा। बट जब भी नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो मेरे को अपने हिस्से में से सीधे सीधे एक हिस्सा आपको देना पड़ेगा एज पर द परसेंटेज जो आपने पैसा मेरे को दिया है। सिंपल। अब वो चीज देने के लिए कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा लगाता है इस कंपनी में तो उसके पास रिस्क किस चीज का है, उसके पास रिस्क है कि अगर मैंने इस बंदे को पैसा दे दिया, इस कंपनी को पैसा दे दिया और ये कंपनी एज पर जो हमको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं वो चीज पूरा नहीं कर पाई तो ये पैसा मेरा डूब जाएगा। इसलिए वो रिस्क तो है बट एक इक्विटी या एक हिस्सेदार या एक शेयर के साथ जो रिस्क जुड़ा होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी रिस्क। क्या बोलते हैं हम इसको, लिमिटेड लायबिलिटी रिस्क। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ऑफकोर्स है, आपने एक कंपनी के स्टॉक मार्केट में आया और आजकल काफी लोग जो है बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड या इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप आए, आपने इन्वेस्ट करने के लिए एक एक्सवाईजी कंपनी को देखा, आपने अपना ऐप खोला, ऐप खोल के आपने देखा अच्छा भाव है, हरा दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, आपने बाय कर लिया। मान के चल लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने कोई बहुत बड़ी कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, ऐसी कोई कंपनी का शेयर बाय कर लिया। अब वो कंपनी फॉर से हो गई बंद, डूब गई, पर आपके पास शेयर है उसके, तो क्या जब पैसा डूब रहा होगा तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप जाके सीधे रिलायंस के मुंबई के ऑफिस पहुंच जाओ अंबानी जी के यहाँ और जाके सीधे बोलो कि भाई मेरे पैसे में नुकसान हुआ है, तुम्हारे चक्कर में मेरे शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, तो मैं काम करता हूँ रिकवर करने को, तुम्हारा ये सिस्टम अच्छा लग रहा है, ये सिस्टम उठा के ले जाओ, या फिर ये चेयर, ये सब जो इक्विपमेंट्स रखे हैं यहाँ पे ये उठा के ले जाता हूँ, मैं बेच लूंगा, रिकवर हो जाएगा। भाई अगर मेरी कंपनी है बाहर फिजिकल मार्केट में, धारीवाल एंटरप्राइज, ये बंद हो गई, एंड में नहीं चल रही काम, तो मैं जो भी कुछ मैंने इतना सब कुछ सेटअप कर रखा होगा उधर, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट बनाने के लिए जो मशीनरी मंगवाई होगी या जो भी लैपटॉप रखे होंगे तो वो सब बेच दूंगा ताकि थोड़ा बहुत पैसा तो रिकवर हो जाए। तो ऐसे आप जाके भी ले लो। पर क्या वो आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ये जो इक्विटी है, ये जो ओनरशिप है, वो प्राइमरी मार्केट में नहीं है, वो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। सेकेंडरी मार्केट मतलब ये स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट जिसे बोलते हैं। यहाँ पे उसी चीज के लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है एक कंपनी की ओनरशिप होगी, बट आपके पास जो स्टॉक है, जो सिक्योरिटीज रखती है, वो सिक्योरिटी मार्केट या आपकी यानी स्टॉक मार्केट के अंदर है, सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके एवज में आपको क्या मिलते हैं, सिर्फ 2 बेनिफिट। पहला बेनिफिट कि आपके पास वोटर राइट्स होते हैं, कंपनी कभी भी
अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है और उसको किसी तरीके के लिए आपसे राय चाहिए कि हम ये मैनेजर चेंज कर रहे हैं या फिर हम ऐसा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो आपसे वोटिंग करवा सकती है क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, क्योंकि आप हिस्सेदार हो उसके। दूसरा आपके पास जो बेनिफिट होता है वो होता है डिविडेंड्स का। डिविडेंड्स मतलब अगर आपकी कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन ही परफॉर्म कर दिया है मार्केट के अंदर और काफी पैसे कमा लिए हैं, तो एज ए गुड जेस्चर वो अपने इन्वेस्टर्स को किसी तरीके का प्राइस, मतलब कि जितने शेयर आपके पास हैं, और से आपके पास है 100 शेयर किसी कंपनी के, तो उसने अगर 5 रुपए का डिविडेंड दे दिया है तो 5 × 100 500 रुपए डायरेक्टली आपके क्या आ जाएंगे, बैंक खाते के प्रति शेयर वो डिविडेंड दे सकती है। और इन दोनों राइट्स के हकदार हो आप सिक्योरिटी मार्केट में, पर आपके पास ये ओनरशिप नहीं है कि आप जाके उसके किसी भी बिजनेस डिसीजन में, उसके किसी भी ऑफिस के अंदर, उसके किसी भी एसेट पे आपका हक नहीं है। आपका हक है उस शेयर प्राइस पे कि अगर वो कंपनी बाहर परफॉर्म अच्छा करेगी तो आपके शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी। कहां पे? सेकेंडरी मार्केट। पर उसके लिए उसको प्राइमरी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर हम समझ करें, एक चीज को समझें, कंपनीज का क्या काम है कि कंपनीज पैसा बैंक से ना लेके, भाई क्योंकि बैंक से पैसा लेके ऑब्वियसली बात है आपके पास ब्याज है, आपके पास और भी टेंशन है, आपको कंपनी भी ग्रो करनी है और साथ में ब्याज भी बढ़ना है, नेट प्रॉफिट से हिस्सा देना है, वो कंपनी के ऊपर सर पे टेंशन रहती है। तो कंपनी का इजी वे आउट ये होता है कि कंपनी जाके अगर अच्छी काम कर रही है तो इन्वेस्टर से पैसा ले ले, इन्वेस्टर से पैसा लेके साफ साफ बोल दे कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, आप मेरे को पैसा लगाओ और आपके पास हिस्सेदारी है, मैं अच्छा काम करूंगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। पर आप कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकते मेरे काम में। जो काम करूंगा प्राइमरी मार्केट में वो मैं ही करूंगा। और इन्वेस्टर की लिमिटेड लायबिलिटी रिस्क कैसा है कि भाई वो उतने ही परसेंटेज का हिस्सेदारी रखता है। तो जितना पैसा उसने लगा रखा है, अब रिलायंस है, रिलायंस हजारों करोड़ों की कंपनी है, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन से ऊपर है, पर मेरे पास अगर मैंने 25,000 रुपए रिलायंस में या 25,000 रुपए TCS में या 25,000 रुपए इन्फोसिस में किसी भी कंपनी में XYZ में लगा रखे हैं, तो मेरे मैक्स टू मैक्स जो पैसा डूब सकता है वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही डूब सकता है। जबकि उसी एवज में अगर वो कंपनी डूबी तो वो कंपनी के तो हजारों करोड़ों खराब हो जाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने समझ लिया अभी तक कि कंपनीज क्यों स्टॉक मार्केट में खड़ी, कंपनीज क्यों स्टॉक मार्केट में आना चाहती है। कंपनीज आना चाहती है ताकि वो इन्वेस्टर ढूंढ के अपना हिस्सेदारी किसी बंदे को दे के पैसा उठा सके। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो अब हमारे जो ब्रिज के दूसरे तरफ जो खड़ा हुआ बंदा है वो है एक तरीके का इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन होता है? एन इन्वेस्टर इज एनी पर्सन और एंटिटी व्हिच कमिट्स टू कैपिटल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग फाइनेंशियल रिटर्न्स। जैसे हमने बात करी कि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी चीज में पैसा लगाता है, चाहे वो हिस्सेदारी लेने के लिए लगाए या FD RD, बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, किसी में भी पैसा लगाए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या चाहता है कि उसको किसी तरीके का रिटर्न मिले। अब वो रिटर्न लेने के लिए समझते हैं हम कि रिटर्न कहां से ले सकता है। तो हमारे पास अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 2 मेजर तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होता है। सबसे पहले हमारे पास टेंजिबल एसेट्स, जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स कोई भी चीज जिसको हम देख के, छू के, फील कर सकते हैं। और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि हमारे पास होता है बट वो किसी अदर फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म। तो टेंजिबल एसेट्स का सबसे बड़ा ट्रेड है फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स एज इन आप लैंड में पैसा लगा सकते हो, आप जाके फ्लैट खरीद सकते हो, आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हो, या फिर आप सारे पैसे का इकट्ठा करके अगर आपके पास पैसे लगाने को तो आप एक अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड की ऑन एन एवरेज अगर हम सर्कल रेट की बात करें तो अगले 5 साल के अंदर जब आपने लैंड परचेज करी है तो उस 5 साल के अंदर उसकी ऑन एन एवरेज ग्रोथ जो होती है 15 से 20%। बशर्ते ये कि जो है वो लैंड किसी सेक्टर में आपने खरीदी बहुत सोच समझ के। वो अलग बात है कि हाँ भाई आपने कोई लैंड खरीद रखी है और उसके आसपास से बाईपास पास हो गया या फिर उसके आसपास से हाईवे निकल गया, तो वो लैंड की कीमत दुगनी, 4 गुनी, 100 गुनी भी बढ़ सकती है। इंडिया में ऐसे केसेस है, पर ऑन एन एवरेज बेसिस पे सर्कल रेट की बात करें तो 15 से 20%। इसके अलावा जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट का ROI उससे भी कम है। फ्लैट जो है ऑन एन एवरेज अगर आपने 30 लाख का फ्लैट खरीदा है तो अगले 5 साल में 30
लाख का फ्लैट 45 लाख 50 लाख तक का बिक जाएगा। गोल्ड ने कुछ काफी अच्छे रिटर्न्स दिए आज तक, पर गोल्ड भी एक काइंड ऑफ फिजिकल एसेट है, क्योंकि आप उसको डिजिटल फॉर्म में नहीं लेते। आज के टाइम पे भी लोग, इंडिया में स्पेशली, वो लोग प्रोक्योर करके रखना चाहते हैं किसी रूप में बना के, जैसे ज्वेलरी हो गई, अंगूठी, चेन वगैरह, ये सब चीजें। बट वो सब लोग ये नहीं समझते कि इन्हीं सब एसेट्स के साथ आपके ऊपर के, जिसे हम बोलते हैं एडॉक चार्जेस, बहुत सारे आते हैं। एडॉक चार्जेस की अगर हम बात करें तो गोल्ड का एडॉक चार्ज, एडॉक मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस, गोल्ड का एडॉक चार्ज, आप गोल्ड खरीदने जाओगे तो आपको 18% जीएसटी भी देनी पड़ेगी, आपको 7 से 8% मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। पर वही गोल्ड जब आप बेचने जाओगे तो वो गोल्ड बेचते समय आपको सिर्फ और सिर्फ जो गोल्ड की प्राइस चल रहा होगा वो मिलेगा, ना कि आपको जो आपने मेकिंग चार्जेस वो सब दिए वो। सेम गोस फॉर लैंड, जब आप लैंड खरीदने जाते हो तो आपको साथ ही 7% 8% डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टेट्स, बहुत अलग अलग रजिस्ट्री के रेट होता है, तो आपको वो ऊपर के रजिस्ट्री के रेट देने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोगे लैंड तो ऑब्वियसली बात है, आप उसके अंदर कुछ काम भी कराओगे, फ्लैट ले लिया आपने, अंदर काम कराओगे, ये सब चीजें करोगे, आप किचन बनवाओगे, उसकी वुड वर्क करवाओगे, वो सब चीजें क्या आप बेचते समय ले पाते हो? नहीं, आपको मिलती है सिर्फ फ्लैट या लैंड की। अगर हम फिजिकल एसेट को छोड़ दें तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस क्या है इन्वेस्टर के पास? वो एफडी बना सकते, आरडी बना सकते। बट रेट ऑफ रिटर्न क्या है? हम ऑन एन एवरेज आज के टाइम पे 6 से 6.5% का रिटर्न एफडी और आरडी जैसी चीजों में मिलता है। एनएफसी को हम बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में होती है, जिसके अंदर हम जाके 5.5 से 6.5% का जो कि रिटर्न ले सकते हैं, एक फिक्स लिमिट का होता है। इसके अलावा हम पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में आप लोग, मतलब अगर आप एम्प्लॉयर है तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर कंपाउंडिंग रिटर्न होता है 7.1% का। और अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयरशिप नहीं है तो आप पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी डायरेक्टली जाके अपना पैसा लगा, उसके अंदर भी ऑन एन एवरेज 7.1 7.2%। पर ये सारे फिक्स्ड रिटर्न, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीद लो, इंश्योरेंस भी जो 2 तरीके के, टर्म इंश्योरेंस और मिड इंश्योरेंस, आपके टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक तरीके की लायबिलिटी ही है। अगर आपको कुछ रिटर्न में चाहिए तो लाइफ इंश्योरेंस के एवज में आपको मरना पड़ेगा, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो आपको अपना एक्सीडेंट कराना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो ये सारी की सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं, बट इनटेंजिबल रिटर्न्स, ये आपके पास पेपर फॉर्म में आप रख सकते हो, पर है वो डिजिटली। उसके बाद आते हैं फ्लक्चुएटिंग रिटर्न वाले एसेट। फ्लक्चुएटिंग रिटर्न वाले एसेट्स जैसे स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, जिसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, आजकल क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत हिट होने लगी है, बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करते हैं लोग, अलग अलग इथेरियम, पता नहीं कितने दुनिया जहां की कॉइंस है। अब ये सारी चीजों के ड्रॉबैक्स भी तो, फिजिकल एसेट का ड्रॉबैक सिर्फ और सिर्फ एक, वो क्या? आप इस चीज को डाइल्यूट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। रिटर्न आपको जो है कि भले ही 10-50%, 10-20-30% मिल जाए, पर आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, गोल्ड को डाइल्यूट कर सकते हैं, पर गोल्ड में जैसे हमने बात करी, गोल्ड एक तरीके का सेम चीज है कि भाई आपने वो, जब भी आप बेचने जाओगे तो जिसे बोलते हैं कर्जा कटेगा, वो कर्जा कटना पड़ेगा। फिक्स्ड रिटर्न्स में आपने अगर इन्वेस्ट करा तो एफडी, आरडी, एनएससी, ये सब ऑब्वियस सी बात है, आपके पास रिटर्न स्टेबल होते हैं, बट ये लिक्विड होते हैं। आप इनको जब भी आपको पैसे की जरूरत है तो आप जाके ले सकते हो। ऑल्दो पीपीएफ जो है लिक्विड नहीं होता, तो ये पार्शियली कुछ लिक्विड एसेट्स हैं, कुछ लिक्विड नहीं है, बट इसमें क्या है कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, तो वो सेफ्टी का। बट उसके बाद बात आती है हमारे फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स की, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में आके पैसा करना। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपके पास कुछ ये बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा हाईली लिक्विड होते हैं ये एसेट क्लास। हाईली लिक्विड का मतलब कि आप जाके एक एप्लीकेशन खोल के या एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तुरंत अपने लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट एक क्लिक के अंदर बाय या एक क्लिक के अंदर सेल करके आप वो पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हो। ऑल्दो वो विड्रॉ करने के लिए T+1 की सेटलमेंट लगती है, वो हम आगे मैं डिस्कस करूंगा, पर ये सबसे ज्यादा हाईली लिक्विड एसेट क्लास। दूसरा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज की? आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी पैसा लगाना चाहते हो, छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा, आप उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, मैं इस टाइम पे मेरे पास अपनी सैलरी से फॉर से 2000 रुपए बचे, क्या मैं 2000 रुपए में गोल्ड खरीद सकता हूँ? क्या मैं 2000 रुपए में लैंड खरीद सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 2000 रुपए की एफडी कर सकता हूँ? हाँ, पर 2000 रुपए की एक साथ एफडी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर स्टॉक्स को 2000 रुपए में 100, 150, 500, 1000 अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग ट्रेड करके इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ स्टॉक मार्केट आता है। तीसरा,
ऑपरेटेड अंडर हाई लेवल ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे हम बोलते हैं सेबी। सेबी, एनएससी, बीएससी, ये सारे एक्सचेंजेस, ये सब लोग मिलके आपको एक हाईली सिक्योर्ड फ्रेमवर्क दे रहे हैं, जिसके अंदर पैसा फंसना या पैसा बर्बाद होना, मतलब किसी अदर फॉल्ट की वजह से, नॉट लाइक कि आप इन्वेस्ट कर दिया, आपने गलत इन्वेस्ट करके कंपनी खरीद ली, तो वो तो आप ही का लॉस है, ऑब्वियस बात है। बट पैसा फंसना जिसे हम बोलते हैं, वो पैसा फंसने की जो यहाँ पे चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। इसके अलावा क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, आप एक स्क्रीन खोल के दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एक बाय या एक सेल करना है, जबकि गोल्ड के लिए आपको लेने जाना पड़ेगा, एफडी के लिए बैंक जाना पड़ेगा, लैंड खरीदने के लिए तो हम सबको पता ही है कि कितना मेहनत लगती है। इसके अलावा आपको हाई रिटर्न, अब हाई रिटर्न्स की जब मैं बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखिए कि फ्लक्चुएटिंग एसेट क्लास होती है स्टॉक मार्केट। फ्लक्चुएटिंग एसेट क्लास के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, चाहे वो हमारे स्टॉक्स हो, डेरिवेटिव्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कोई इसी तरह की क्रिप्टो करेंसीज हो, वो सारे के सारे हाई रिटर्न्स दे सकते हैं, बट वो हाई लॉसेस भी दे सकते हैं अगर वो गलत, मतलब आपने गलत इंटरप्रेट करके उसके अंदर पैसे लगाए। पर हाई रिटर्न की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें से कोई भी एसेट क्लास ऐसी नहीं है जिसके अंदर एक दिन के अंदर 20% रिटर्न आए। और हमारे यहाँ तो बेसिक स्टॉक्स का जो सर्किट लेवल होता है वो भी मैक्सिमम 20% हो सकता है, तो एक ही दिन के अंदर 20% मूव कर सकता है या 20% गिर भी सकता है, दोनों चीजें। इसके अलावा जो भी कैपिटल लगाया, कैपिटल ग्रोथ ऑब्वियसली बात है, वो तो आपको लैंड में लगाओगे तो भी कैपिटल ग्रो होना है, आप गोल्ड में लगाओगे तो भी कैपिटल ग्रो होना है, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल ग्रो कर सकते हैं ना। और सबसे बड़ी चीज डिविडेंड, घर में रखा हुआ सोना किसी भी फॉर्म में, चेन, अंगूठी, आपको किसी तरीके का रिटर्न नहीं देता, बशर्ते सिर्फ गोल्ड प्राइसेस के वजह, कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो रिटर्न है, वरना वो पड़ा हुआ सिर्फ जंग की खाता है। लैंड आपने खरीद रखी है और उसके अंदर वो कुछ बना नहीं रखा, मतलब बना के वो उसको रेंटल लीज नहीं ले रहे, तो वो लैंड पड़ी हुई है, वो लैंड रखी रहेगी, सिर्फ रेट बढ़ते रहे। बट यहाँ पे आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो स्टॉक के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही रही है, साथ में वो बढ़ते बढ़ते आपके पास अलग से डिविडेंड्स कमाने की, जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं वो टाइम टू टाइम डिविडेंड्स भी देती हैं अपने इन्वेस्टर, तो आपके पास वो भी मौका है कि आप डिविडेंड भी करो। तो जैसे हमने समझा कि एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इन्वेस्टर के पास फिजिकल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और फ्लक्चुएटिंग एसेट्स, तीनों एसेट क्लास है इन्वेस्ट करने के लिए। पर वो स्टॉक्स में चाहे तो स्टॉक्स में कर सकता है, एफडी में चाहे तो एफडी में कर सकता है, लैंड फ्लैट खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, गोल्ड खरीद सकता है। बट उसके पास जो स्टॉक मार्केट में आने का रीजन है वो एक चीज है, जो कि है ये लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। अगर हम समअप करें तो बेसिकली हमने ये समझा कि शेयर मार्केट एक ब्रिज था जिसके अंदर कंपनीज थी और इन्वेस्टर थे। एक छोर पर इन्वेस्टर, दूसरे छोर पर कंपनीज। कंपनीज चाहती हैं कि मैं किसी बैंक के पास जाके डेट लेने के बजाय, लोन लेने के बजाय, मैं क्यों ना एक बंदे को अपना हिस्सेदार बना लूं और उसको अपने एवज में हिस्सेदारी दे दूं, ताकि मेरे को पैसा मिल जाए, पर मेरे पास लायबिलिटी ये रहे कि मेरे को अपने काम में ध्यान लगाना है। मैंने हिस्सेदारी दे रखी है, जब नेट में प्रॉफिट आएगा तो वो मेरे साथ बढ़ जाएगा, जब नेट में लॉस आ जाएगा तो वो मेरे साथ डूब जाएगा। दूसरी साइड इन्वेस्टर यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि उनके पास एसेट्स में इन्वेस्ट करने को लैंड है, गोल्ड है, एफडीज है, बट किसी में अगर मैं फिक्स एसेट की बात करूं तो रिटर्न कम है पर लिक्विडिटी है। अगर हम फिजिकल एसेट्स की बात करें तो उसमें लिक्विडिटी नहीं है, रिटर्न ज्यादा है, ऊपर से मेहनत बहुत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लैंड जाके ढूंढनी पड़ेगी, गोल्ड जाके समझना पड़ेगा कि ये प्योर दे भी रहा है नहीं दे रहा है, तो उसके पास एक अच्छा रिटर्न कमाने का एनालाइज करके ऑप्शन है कि मैं जाके स्टॉक्स खरीद लेता हूं, कंपनी को पैसे देता हूं, कंपनी मेरे लिए काम। तो ये एक सार है स्टॉक मार्केट का, और स्टॉक मार्केट इसी बेसिक फ्रेमवर्क पे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ये जो हमने समझा कि प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जब चीजें आती हैं, हमने जैसे समझा कि प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में ये इक्विटी या शेयर्स क्यों लेके आते हैं, पर ये लाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम आईपीओ के बारे में समझेंगे कि आईपीओ हम कैसे एक बेसिक एनालाइज कर सकते हैं, एक बेसिक इन्वेस्टर आईपीओ में कैसे पैसा लगा सकता है, कहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, किस तरीके से लगा सकता है, वो सब समझेंगे, कैसे प्राइसिंग सेट होती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि मार्केट के प्लेयर्स जैसे एनएससी, बीएससी, स्टॉक ब्रोकर्स, सेबी, इन सब का क्या रोल है। ठीक है, तो स्टे ट्यून हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।